नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होगी, बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उनका करते हैं रुख। सबसे पहले हमारी खबर होगी, आपको बता दें, अलर्ट 16 एफडीसी बैन और अब सेहत से नहीं खिलवाड़। साफ तौर पर यह देखने को मिलेगा किस तरह से इस पर सरकार ने आगे की जो कार्यप्रणाली है वो रखी है और क्या कुछ हुआ है। कैसे जो इस तरह की जो दवाएं हैं उनमें किस तरह से बैन लगता हुआ नजर आया है और क्या कुछ इसके लिए रूपरेखाएं रखी गई हैं, सब बताएंगे हम आपको। दूसरी हमारी खबर होगी, 35 सेकंड में दिखेगी क्राइम कुंडली। जी हां, साफ तौर पर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है सरकार द्वारा और इसके क्या दूरगामी परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे और अपराध और अपराधियों पर किस तरह से लगाम लगेगी, ये हम आपको बताएंगे। तीसरी हमारी अहम खबर होगी, ईरानी सिंगर को 74 करोड़ की सजा आखिर क्यों मिली है, कौन सा यह घटनाक्रम था जिसके जरिए इस तरह से ये जो सख्त रुख अपनाया गया है वो क्या कहता है और इंटरनेशनल फोरम पर किस तरह से इसका विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। और आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। आपको बता दें, सेहत के साथ खिलवाड़ अब नहीं चलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन दवा संयोजनों पर बड़ा प्रहार किया है जिनके फायदे से ज्यादा खतरे बताए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इनमें दर्द निवारक, एंटीबायोटिक, पेट से जुड़ी दवाओं के साथ साथ त्वचा और कॉस्मेटिक इस्तेमाल वाले कुछ संयोजन भी शामिल है। यह फैसला वैज्ञानिक समीक्षा और विशेषज्ञों की जांच के बाद लिया गया है, जिसमें पाया गया है कि इन दवाओं में चिकित्सीय औचित्य का अभाव है और उनका इस्तेमाल मरीजों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। एफडीसी यानी कि एक ही टैबलेट, कैप्सूल या क्रीम में 2 या उससे अधिक दवाओं का तय मात्रा में मिश्रण, सही वैज्ञानिक आधार के साथ बने संयोजन इलाज को आसान बना सकते हैं, लेकिन बिना जरूरत कई दवाओं को मिलाने से साइड इफेक्ट, गलत डोज, अनावश्यक दवा सेवन और एंटीबायोटिक रेजिडेंस जैसे खतरे भी बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद डीटीएबी और विशेषज्ञ समितियों ने इन संयोजनों की गहन पड़ताल की और उन दवाओं को चिन्हित किया है जिनमें लाभ के मुकाबले जोखिम अधिक था। ऐसे में संदेश साफ है कि दवा वही जो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरे, क्योंकि मरीज की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और यही सरकार चाहती है, क्योंकि अब नहीं चलेगा सेहत से खिलवाड़। एक्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय साफ तौर पर नजर आया है। 16 एफडीसी पर बैन किया गया है। निर्माण, बिक्री, वितरण पर रोक साफ तौर पर नजर आई है। अधिसूचनाएं तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं। तो बड़ा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया गया है। ऐसे में जो बैन लगा है वो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ऐसे अलग अलग तरीके से बैन है और किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। 16 एफडीसी पर यह बैन साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर यह रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है यह आदेश। बिक्री और वितरण पर भी रोक लगाई गई है। मरीजों की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम साफ तौर पर देखा जा रहा है। दर्द निवारक और एंटीबायोटिक संयोजन इसमें शामिल हैं। स्किन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। वैज्ञानिक जांच के आधार पर निर्णय, कई दवाएं इसमें साफ तौर पर नजर आ रही हैं जो वैज्ञानिक और असुरक्षित, जो इसके साफ तौर पर जो परिणाम है वो देखने को मिले थे। ऐसे में फायदे की अपेक्षा जोखिम पर ज्यादा और उचित दवा संयोजनों की उपलब्धता साफ तौर पर सुनिश्चित की जा रही है। तो ये बड़ा स्टेप जो है वो सरकार द्वारा उठाया गया है और ये देखने को भी मिल रहा है कि क्या कुछ इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि एफडीसी यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो है, जिसमें एक से ज्यादा दवाओं को मिलाया जाता था, उस पर साफ तौर पर यह रोक लगानी शुरू की गई है और 2 या अधिक दवाओं का एक साथ जो मिश्रण होता है, यह कुल मिलाकर दिखाता है कि किस तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से ना हो। एक ही टैबलेट, कैप्सूल में यह मिश्रण होता हुआ नजर आता है और इसीलिए इस तरह का जो बड़ा सख्त कदम है वो उठाते हुए नजर आए। इलाज आसान और जल्दी असर के लिए भी साफ तौर पर यह बहुत बड़ी दूरगामी इसके जो परिणाम है वो निकलते हुए नजर आएंगे और कभी कभी साइड इफेक्ट का जोखिम जो है वो भी देखने को मरीजों में मिलता है। तो ऐसे में सरकार लगातार इस तरह से जो अपनी गतिविधियां वो तेज कर रही है कि सही इलाज और सही उपचार मिलता हुआ नजर आए और इसीलिए यह सब देखने को मिला है। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत निषेध के लिए अनुशंसा साफ तौर पर देखने को मिली है। एलोवेरा का अर्क और एलेंटोइन अल्फा
टोफेरोल और इस तरह की जो तमाम अलग अलग दवाइयां हैं वो मिलाई जाती हैं और उसके बाद जो स्थितियां होती हैं वो साफ तौर पर उजागर होती हुई नजर आती हैं। एलोवेरा का अर्क, विटामिन ई, डाइमेथिन और इसके अलावा भी अन्य तरह की जो दवाइयां वो मिलाई जाती हैं, एलोवेरा, जजोबा तेल और विटामिन ई। तो इस तरह का आप देखिए जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कहीं ना कहीं उस पर साफ तौर पर ये जो धाराएं हैं, जो अधिनियम है उसके तहत आगे की जो कार्रवाई है, कार्यप्रणाली है, उसको आगे बढ़ाया गया है। एलोवेरा और ऑरेंज ऑयल इस तरह से मिक्स किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर साफ तौर पर देखने को मिलता है और उसके अलावा जो अलग अलग जो मेडिसिन हैं उन पर भी जो खतरा है वो साफ तौर पर मरीजों को नजर आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल को दिखाता है सरकार की कि किस तरह से इन पर रोक लगाई जा रही है और यही सब कुछ कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनियां अपने फायदे के लिए बनाती थी, जिनसे जो सीधा नुकसान अगर देखा जाए तो लोगों का होता हुआ नजर आता था। इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है। नितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहा है, नितेंद्र का रुख करते हैं। नितेंद्र, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है हमने देखा है लगातार कंपनी अपने फायदे पहुंचाने के लिए, फायदा कमाने के लिए इस तरह के स्टेप्स उठाती हुई नजर आती है। अब रोक लगने से कितना बड़ा नुकसान होगा और उन कंपनियों का जिस पर साफ तौर पर यह रोक लगती हुई नजर आ रही है इन कॉम्बिनेशन के जरिए, और लोगों को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इससे? देखिए गौरव, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये एक कमेटी की गठन किया गया था और उसके बाद ये पाया गया कि जो 16 दवाएं हैं उनमें जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन था वो वैज्ञानिक दृष्टि से वो उचित नहीं था। अगर उसको चिकित्सीय पैमाना पर देखा जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था और यही वजह है कि इस पे जो विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि इनको बैन किया जाए और सरकार ने इसको बैन किया। जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो मरीज़ के लिहाज से और जो पब्लिक है, लोग हैं, उनके लिहाज से तो फ़ायदेमंद है क्योंकि वो खरीदते थे, लगाते थे, उसका चिकित्सीय फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता था। खासतौर पे एलोवेरा के साथ कई बीमारियों से जुड़ी जो कॉम्बिनेशन थी दवाइयों की, उसका उपयोग किया जाता था, जिसमें चर्म रोग में हो या फिर एंटीबायोटिक हो या फिर दर्द निवारक दवा हो या फिर शरीर में जो ऐंठन होता है उसके निवारण के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता था। और रहा सवाल कंपनियों का, तो कंपनियों का तो काम ही था कि वो इस तरह की कॉम्बिनेशन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बना करके दवा बेचे। लेकिन सरकार की जो प्राथमिकता है वो यह है कि जो भी व्यक्ति हैं उनको सुरक्षित दवा मिले, एंटीबायोटिक का दुरुपयोग ना हो और किसी भी तरीके से व्यक्ति को स्वास्थ्य का उसका नुकसान ना हो। ये सरकार की प्राथमिकता है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। ये तो घटना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सवाल है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर निगरानी रखता है और इससे पहले भी जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाएँ थी उसको प्रतिबंधित किया गया है। और हमेशा जो राज्य के जो औषधि नियंत्रक है या फिर केंद्र के जो औषधि नियंत्रक है और जितनी भी एजेंसी है लगातार समीक्षा करती हैं और जो मार्केट से दवाओं का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। तो एक बड़ा फैसला है सरकार के लिए और पब्लिक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे में नितेंद्र, क्या कोई और भी गाइडलाइंस इसके अलावा जारी की गई है? 16 दवाओं पर बैन तो लग गया है लेकिन और भी ऐसी दवाएं मार्केट में है जिन पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, तो क्या उसके लिए भी कोई गाइडलाइंस, कोई रूपरेखा रखी गई है? देखिए गौरव, सरकार जो है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो दवा औषधि के जो नियंत्रक है, जो एजेंसी है स्वास्थ्य मंत्रालय की, वो लगातार निगरानी करती है और जो मार्केट में जो भी दवाएं हैं उनके सैंपल ली जाती है, उनकी जांच की जाती है। अगर उसमें वैज्ञानिक तथ्य नहीं पाया जाता है तो उसको प्रतिबंधित किया जाता है और ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई दवाओं पे प्रतिबंध लगाया गया था और अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब भी कोई नई दवा होगी या इस तरह की कोई मार्केट में दवा आएगी उसकी भी सैंपल की जाँच करके इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार एकदम स्पष्ट है इसमें कि एंटीबायोटिक के दवाओं का दुरुपयोग ना हो और साथ ही साथ मरीज के सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो और कोई भी गलत या फिर जिस दवा की कोई गुणवत्ता नहीं हो, जो चिकित्सीय प्रमाण नहीं हो, उसको मार्केट में नहीं लाया जा सकता और न ही किसी को इस तरह के बेचने की अनुमति है। इसीलिए जो दवा कंपनी बना रही है, जो इसके जो वितरण में लगे हुए हैं लोग और जो भी चाहे वो खुदरा व्यापारी हैं या फिर दवा के दुकानदार हैं, उनको भी कहा गया कि इस तरह की दवाओं का उपयोग ना करें, अदरवाइज उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी कानून के हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी पहल यहां से नजर आ रही है और इसी के लिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ये बैन लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र। लेकर उसे सीधे सिस्टम में भेज सकेंगे। डेटाबेस में मौजूद करीब 1.3 करोड़ फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड
में मिलान के बाद महज 35 सेकंड में व्यक्ति की पहचान, उसके पुराने केस, गिरफ्तारी रिकॉर्ड और अपराध से जुड़ी अहम जानकारी स्क्रीन पर होगी। अलग अलग सिस्टम में बिखरे रिकॉर्ड को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अभिज्ञान जांच को तेज, सटीक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी अब अपराधी की पहचान के लिए लंबी फाइलें नहीं, पुराने दस्तावेज नहीं, बल्कि एक फिंगरप्रिंट से कुछ ही सेकंड्स में अपराधी की पूरी कुंडली सामने होगी। यानी अपराध करने वाले अपराधी अब सेकंड्स में बेनकाब होते हुए नजर आएंगे। तो अभिज्ञान जो ऐप है वो लॉन्च की गई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस का नया डिजिटल हथियार ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं भी कभी भी पहचान आसानी से हो सकती है। पुलिस की जांच अब और तेज होती हुई नजर आ रही है और अंगूठा लगाते ही अब पूरी जो हिस्ट्री है वो खुलती हुई नजर आएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल दिखाता है क्योंकि जिस तरह से पुलिस का ये जो नया हथियार है, डिजिटल हथियार है, उससे साफ तौर पर जो पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, सहूलियत होगी। और यही सब कुछ है जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो न्याय व्यवस्था को न्याय संगत बनाने के लिए हर एक इंसान के लिए बहुत किफ़ायती साबित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि फिंगरप्रिंट आधारित जब सिस्टम होगा तो इससे जो जांच है वो तेज होती हुई नजर आएगी। पहले हमने देखा कि किस तरह की स्थितियां थी, लेकिन अब अपराधी अपने आप को छिपा नहीं पाएंगे और ऐसे में उनको डिस्क्लोज करने के लिए इस तरह की जो स्थिति है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और ये बहुत किफायती साबित होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि अपराध और अपराधी लगातार जिस तरह की जो स्थितियां हैं उनसे बचने के लिए तमाम तरह के कदम उठाते हुए नजर आए थे, लेकिन जब सरकार का इनिशिएटिव साफ तौर पर सामने आ रहा है, लगातार उस पर एक्शन लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनको अब पकड़ने में, उनकी धरपकड़ करने में आसानी होगी। और यही सहूलियत लगातार देखने को मिली है कि मौजूदा जो स्थिति है उसमें अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यह बहुत काफी किफायती साबित होता हुआ नजर आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिज्ञान ऐप के लॉन्च के मौके पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। और फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तो सुना आपने कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये अभिज्ञान ऐप है क्या और ये कैसे काम करती हुई नजर आती है। दरअसल हमने देखा है कि तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स पहले खंगाले जाते थे, आरोपियों को पकड़ा जाता था, तब उसके बाद ये सब चीजें नजर आती थी, लेकिन इस ऐप ने बहुत कुछ आसान कर दिया है। पुलिस जांच के लिए मोबाइल साफ तौर पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा और ये प्लेटफॉर्म क्रिमिनल्स की जानकारी जो है वो एक ही जगह पर उपलब्ध कराने में बहुत कारगर है। पुराने मामले और गिरफ्तारी रिकॉर्ड एक जगह पर साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सिस्टम का एक साथ जो डेटा है वो एक साथ जुड़ा हुआ है और इसी से जो आसानी है वो मिलती हुई नजर आएगी क्योंकि डेटाबेस में 1.3 करोड़ रिकॉर्ड इसमें शामिल है और ये वही रिकॉर्ड है जो तमाम अलग अलग तरह से अपराधी हैं, अपराध हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं और उनके लिए ये बनाया गया है क्योंकि जैसे ही उनकी फिंगरप्रिंट वहां पर ली जाएगी, सारा उनका पूरा रिकॉर्ड वहां पर सामने आ जाएगा कि उन्होंने कौन सा गुनाह कब किया था, क्या इससे पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, किस तरह की स्थितियां रही, ये सब कुछ वहां पर उजागर होता हुआ नजर आएगा क्योंकि पुलिस जांच के लिए ये मोबाइल प्लेटफॉर्म बहुत किफायती होता हुआ नजर आएगा और ये लगातार काम करता हुआ नजर आएगा क्योंकि बेहतर तरीके से, बेहतर टेक्नोलॉजी का जो ये संगम है उससे आने वाले समय में एक साफ तौर पर बेहतर न्याय व्यवस्था संचालित हो पाएगी और यही सब कुछ चाह रहे थे कि इस तरह का कड़ा एक्शन होता हुआ नजर आए जहां पर अपराधियों को पकड़ने में बहुत आसानी हो, बहुत किफायत हो। इसके अलावा कैसे काम करता है अभिज्ञान, आइए ये भी आपको बता दें। दरअसल पोर्टेबल स्कैनर से फिंगरप्रिंट स्कैनिंग तुरंत हो सकती है। नाफिस डेटाबेस में भेजा जाता है ये डेटा और सेकंडों में रिकॉर्ड का ये मिलान कर लेता है जो अपने आप में जो समय है उसको काफी कम करता हुआ नजर आता है। सिस्टम मिलान से व्यक्ति की तुरंत पहचान हो जाती है और पुराने केस और गिरफ्तारी रिकॉर्ड भी पूरी तरह से सामने आ जाते हैं। प्रक्रिया 35 सेकंड में पूरी हो जाती है और तुरंत जानकारी से कार्रवाई जो है वो बहुत आसान होती हुई नजर आती है। तो अपराध और अपराधियों के लिए साफ तौर पर बड़ी एक कह सकते हैं बैरियर ये लगाने की कोशिश की गई है क्योंकि अब अगर कोई भी अपराधी होगा जो पहले छिप जाते थे वो छिप नहीं पाएंगे और जैसे ही उनकी फिंगरप्रिंट ली जाएगी सारा डेटा सामने होगा और सारे अपराध उजागर होते हुए नजर आएंगे। और यही श्रेणी है कि पहले की स्थितियां नहीं थी जब दस्तावेज खंगाले जाते थे, अब सीधा एक्शन होता हुआ नजर आएगा और ये डिजिटल एक्शन है जो लगातार हम देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी की तरह से हाई
हाईटेक होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज का ही रुख करते हैं। नीरज, साफ तौर पर देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरी पहल नजर आती है और ऐसे में अब अपराध और अपराधियों को उनकी धरपकड़ के लिए काफी किफायती ये नजर आता है। किस तरह से ये पूरी मॉनिटरिंग होगी और इसके अलावा कैसे जो आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य का जो निर्माण है वो होता हुआ नजर आएगा और कैसे ये एक्शन बहुत सख्त होता हुआ नजर आएगा? उसकी बचत होगी। हमने देखा है कि बड़ी संख्या में अपराधी अपराध करके दूसरी जगह पर छुप जाते हैं या चले जाते हैं। कई बार पुलिस उनके पास पहुंचती है और जब पुलिस उनका फिंगरप्रिंट या कोई भी डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करती है तो एक लंबी प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ता है। उनको थाने में लेके जाना पड़ता है, थाने में लेके जाने के बाद कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी है। उसके बाद ही वो जो डाटा है या फिंगरप्रिंट है जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ले पाते हैं। लेकिन आप देखें कि अभिज्ञान ऐप के द्वारा ऑन स्पॉट पर मात्र 35 सेकंड के अंदर कोई भी पुलिसकर्मी अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो जो अभिज्ञान ऐप के माध्यम से किसी भी अपराधी का जो फिंगर है उसको स्कैन करेगा और करीब 1,30,00,000 के करीब जो डाटाबेस है फिंगरप्रिंटों का, जो तमाम अलग अलग अपराधी हैं, सामान्य क्रिमिनल भी हैं, इसमें मानव तस्कर भी शामिल है, इसके अलावा जो ड्रग्स तस्कर है वो भी इस में शामिल है। तो एक बड़ा डेटाबेस है। और आप देखें कि जब गृह मंत्री ने इसकी शुरुआत की थी तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि इस डेटाबेस को लगातार अपडेट किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जब अपराध होता है तो वहां पर कोई अपराधी अगर फिंगरप्रिंट छोड़ता है या उसके सबूत मिलते हैं तो उस डेटाबेस में उसको अपलोड करते रहे, जिसके कारण ये डेटाबेस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और बड़ी संख्या में जो अपराधी है उन पर जो लगाम है वो तुरंत लग पाएगी। आप देखें कि एक राज्य से अपराधी अपराध करके दूसरे राज्य में जाता है तो उस स्थिति में पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां, लेकिन ये फिंगरप्रिंट डाटाबेस के माध्यम से मात्र स्कैनिंग के तरीके से ही वो तुरंत पता लगा सकते हैं कि कौन अपराधी है और क्या किसी केस में वो वांछित है या भगोड़ा है या वो फरार चल रहा है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम है और गृह मंत्री का स्पष्ट तौर पर ये कहना था कि लगातार पुलिस व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक बनाया जाए ताकि अपराधियों पर जो लगाम है वो लगाई जा सके। और आप देखें कि ये बहुत ज्यादा एक तरफ तो सुरक्षित भी है, किसी भी तरह का इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी नहीं होगा और मात्र 35 सेकंड के अंदर जो रिजल्ट है इसका सामने आएगा। जब कोई पुलिसकर्मी किसी अपराधी का फिंगरप्रिंट स्कैन करता है तो सबसे पहले जो फॉरेंसिक जो डाटा सेंटर है, सिस्टम है, उसके पास वहां पर ये जाता है और 35 सेकंड के अंदर ये बता देता है। तो आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि ये जो अभिज्ञान ऐप है उसके माध्यम से हमारी पुलिस भी स्मार्ट होगी और अपराधियों पर लगाम भी लग पाएगी। ऐसे में ये जो डेटा पूरा है नीरज, इसको थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसकी समझने की जरूरत है, क्योंकि किस तरह से ये काम करता हुआ नजर आएगा। अगर मान लीजिए कि कोई अपराधी है वो किसी दूसरे देश से आए, क्या उसका डेटा भी इसमें उजागर होता हुआ नजर आएगा या इसके अलावा जो अलग अलग दस्तावेज हैं जिनको पहले देखने की जरूरत पड़ती थी और अब वहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या इसके लिए भी कोई अलग से टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित की गई है जो इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट्स को दिखाती हो? नीरज, देखिए, हमारे पास नेशनल फॉरेंसिक डाटा सिस्टम है जिसमें देश के अंदर जो तमाम अपराधी पकड़े जाते हैं या जो अपराध में शामिल होते हैं उनके फिंगरप्रिंट भी मौजूद है। इसके अलावा उनकी जो डिजिटल तमाम जानकारियां वो भी मौजूद है। एक बड़ा डेटाबेस है। अब जैसा कि आप पूछ रहे थे कि किस तरह से काम करेगा, क्योंकि इसके लिए एक अभिज्ञान ऐप है उसको डेवलप किया गया है और जब आप स्कैन करते हैं तो अभिज्ञान ऐप के माध्यम से जो जानकारी है, स्कैनर की जो जानकारी है वो सीधे हमारा जो नेशनल डाटा सेंटर है फॉरेंसिक का, उसके पास वो जानकारी जाती है एआई के माध्यम से और एआई तत्काल 35 सेकंड के अंदर उस जानकारी को वेरीफाई करता है और ये बताता है कि ये अपराधी किस राज्य में किस केस में वांछित है, किस जगह से ये फरार चल रहा है। जहां तक विदेशी अपराधियों का सवाल है तो निश्चित तौर पर हमारे पास विदेशी अपराधियों का भी डाटा बैंक है और जैसा कि गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा भी कि इसको लगातार अपडेट किए जाने की जरूरत है। सपोज करो कि कहीं कोई अपराध होता है और वहां से कोई फिंगरप्रिंट मिलता है, ये पता लगता है कि कोई अपराधी है जिसने ये अपराध किया और उसका फिंगरप्रिंट ये है, तो हम उसे डाटाबेस में अपलोड करें। लगातार इस तरह की देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के अपडेट अगर लगातार होते रहेंगे तो ये डाटाबेस एक बड़ा कह सकते हैं कि डाटाबेस बनेगा और उसमें बड़ी संख्या में अपराधियों पर लगाम भी लगेगी। आप देखें कि इससे पहले अभी तक पूरे देश भर में करीब 1,500 के करीब ऐसे पुलिस स्टेशन या जो थाने हैं जहां पर इस तरह की सुविधा मौजूद थी। जब किसी अपराधी को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते थे और उसके बाद उसका जो फिंगरप्रिंट है वो मैच किया जाता था, उसमें समय लगता था, लेकिन इसमें
प्रक्रिया भी कम होगी, समय भी मात्र 35 सेकंड लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। एक गीत, एक लाइव परफॉर्मेंस और सजा ऐसी जिसने दुनिया भर को झकझोर दिया। ईरान की गायिका परस्तु अहमदी को अदालत ने 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। मामला दिसंबर 2024 की उस ऑनलाइन प्रस्तुति से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने बिना हिजाब पहने देशभक्ति गीत गाया था और कॉन्सर्ट को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। यह परफॉर्मेंस लाखों लोगों तक पहुंची, लेकिन वायरल होने के बाद ईरानी प्रशासन ने इसे सार्वजनिक नैतिकता के नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक अहमदी के साथ प्रोडक्शन टीम के 8 सदस्यों को भी दोषी ठहराया गया है, जबकि दुनिया भर के कलाकारों और मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। सवाल यह है कि क्या कला, आवाज और अभिव्यक्ति की आजादी को सजा के डर से खामोश किया जा सकता है? यह अपने आप में अहम सवाल है और यही सवाल लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है इंटरनेशनल फोरम पर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। इसके अलावा बिना हिजाब परफॉर्मेंस पर बरसेंगे कोड़े, क्योंकि ईरानी गायिका को कोड़े मारने की सजा कोर्ट ने गायिका परस्तु अहमदी को यह सजा सुनाई है। 74 कोड़े मारने की यह सजा सुनाई गई है और इसके अलावा बिना हिजाब के परफॉर्मेंस को लाइव स्ट्रीम किया गया था। परफॉर्मेंस को लाखों लोगों ने देखा था और इसीलिए इस तरह का कदम उठाया गया है। ऑनलाइन प्रोडक्शन टीम के 8 सदस्यों को भी दोषी ठहराया गया और दुनिया भर के कलाकारों ने इस बात की निंदा भी की है। आपको बता दें कि बिना हिजाब परफॉर्मेंस पर ये जो कोड़े बरसाने की बात है, इसको लेकर किस तरह से अलग अलग जो नीतियां हैं वो नजर आती हैं, क्योंकि दिसंबर 2024 में ये परफॉर्मेंस जब दी गई थी तो मामला दिसंबर 2024 की एक परफॉर्मेंस से शुरू हुआ है और उसके बाद लगातार इसमें हमने देखा है कि जब ये सोशल मीडिया पर काफी हिट होना शुरू हुआ, उसके बाद से ये कार्यप्रणाली नजर आई। अहमदी ने बिना हिजाब पहने देशभक्ति गीत गाया था और इसीलिए ये इस तरह का जो कदम है वो उठाया गया है। कॉन्सर्ट को यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया गया था और इसके अलावा परफॉर्मेंस के वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। अहमदी और कई संगीतकारों को हिरासत में लिया था और इस तरह से जब ये हो रहा है तो इसके खिलाफ हम पूरे विश्व में देख रहे हैं कि जो अलग अलग कलाकार हैं वो मंच से अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो क्या आवाज को इतनी भी यहाँ पर इजाजत नहीं है कि इस तरह की अगर कभी कोई स्थितियां होती हैं तो वहां पर क्या उसके खिलाफ भी इस तरह का जो एक्शन है वो लिया जा सकता है? ये सवाल अहम है क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कला को एक अलग मंच दिया जाता है और इसीलिए जो कलाकार होते हैं वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाते हुए नजर आते हैं और यही सब कुछ होता है जब इस तरह की स्थितियां नजर आती हैं। क्योंकि हम वैश्विक फोरम पर जब देखते हैं तो यहां पर जो ईरान की स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। वैश्विक स्तर पर क्या कुछ चल रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो सवाल अपने आप में खड़े होते हैं कि आखिर कलाकार की कला मारने का हक आखिर उन्हें किसने दिया। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।